गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आज ये जल्दी जल्दी तो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। राम राम। हाँ, शिव कुमार जी राम राम जी। आनंदी जी गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रियंका जी, यस डॉक्टर। प्रीति जैन जी गुड इवनिंग। दिनेश जी, भाटी जी, शिव कुमार जी गुड इवनिंग आप सभी को। शिव जी राम राम। महेंद्र जी गुड इवनिंग। आज ये जल्दी से, हाँ, 5-7 सेकंड में आज ये तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। यस, गुड इवनिंग डॉक्टर पीयूष जी। हाँ, मोहम्मद रशीद जी गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर शर्मा जी गुड इवनिंग। हाँ, पिंकी जी गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ, नमस्ते जी, नेहा जी। तो चलिए, लगभग आप सभी आ चुके हैं। आज हम अपना जो फूड चैप्टर था, जहाँ हमने छोड़ा था, हमने जो पॉइंट्स हमने देखे थे लास्ट में, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ ग्रुप्स देखे थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, एल्डिहाइड था। हाँ, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। हाँ, जय श्री राम मेघा जी। तो हमने देखा था कि उनके ग्रुप्स के जो हमने पहचानने का तरीका देखा था कि एल्डिहाइड में CHO है, कार्बोक्सिलिक में COOH है, ठीक है। इसके बाद हम आगे IUPAC नाम में आ गए थे। तो आज हम IUPAC वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक, हाँ सर, आपने, अच्छा ठीक, हम लोग को थोड़ा और कर देते हैं। अब आवाज क्लियर आ रही है? देखिए एक बार, आवाज कम आ रही है थोड़ी, अब चेक कीजिए। बहुत ही कम आवाज आ रही है। अच्छा, यस सर, अब क्लियर है? अब साउंड क्लियर है? हाँ बैक, ओके। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनिका जी। तो हमने कल जब देखा था, हाँ क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कार्बन के नंबर के हिसाब से, अगर एक है तो मैथेन, दो है तो एथेन, है ना, तीन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पांच है तो पेंटेन, है ना। इतने तक हमने देखा था। आज हम कुछ नाम लिखने भी सीखेंगे कि एक्चुअली में हम नाम लिखते कैसे हैं। अच्छा, ईशा जी डिस्टर्ब हो सही नहीं है सर, ठीक है। तो ईशा जी आप एक काम कीजिए, एक बार लॉग आउट हो जाइए, वापस से लॉग इन कीजिए आप, है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, जब हम नाम इसमें वैसे जनरली ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए चीजों के बारे में कि हम चीजों को करते हैं तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इजी वे क्या है इसका। तो आप देखेंगे इसमें, ये जो नाम लिखते हैं इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक सबसे ऐसी चेन ढूंढनी है जो बिल्कुल सीधी बने और लंबी चेन बने, ठीक है। अगर वो दे भी देंगे तो लगभग यही लेवल होने वाला है, इससे कोई हार्ड आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे, देखिए, जैसे सपोज दैट ये दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सबसे लंबी चेन हम बना सकते हैं वो यही बना सकते हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन की हम चेन बना सकते हैं, ठीक है। नाम हमेशा कहां से देना है, जहां से आप क्या ध्यान रखिएगा, जहां से भी, अब जैसे देखिए 1 2 3 4, तो एक ग्रुप देखिए यहाँ पे मैथिल पहले से लगा हुआ है, तो जहां भी कोई ग्रुप लगा हुआ हो या कोई भी मैथिल, एथिल या फिर कार्बोक्सिलिक ऐसे कुछ भी ग्रुप्स लगे हुए हो, वहां से नाम देना है। तो 1 2, देखिए ये किस पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 मैथिल। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे अब इसमें देखिए, इसमें चाहे आप ऐसे देखिए तो भी 1 2 3 ही बनेंगे, चाहे ऐसे बना के देख लीजिए तो भी 1 2 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो तीन ही सबसे ज्यादा बन सकते हैं, इसलिए हम उनको 1 2 3 नाम दे दिया। दो पे देखिए ऊपर नीचे एक एक मैथिल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या लिखा है, 2 2 डाई मैथिल, डाई का मतलब दो मैथिल, है ना। तो 2 2 डाई मैथिल, 1 2 3 प्रोपेन है तो प्रोपेन, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट 6 बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे लूं तो देखिए 3 ही बनेंगे, ऐसे 2 ही बनेंगे, और ऐसे 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं तो 6। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि एक पूरी चेन बननी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में। जैसे देखिए, पूरी चेन ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, देखिए, ये देखिए, यहां से देखिए ऐसे, ये भी अपने आप में एक चेन ही कहलाएगा। तो आप कैसे भी नंबर देंगे, तो जब नंबर देंगे तो देखिए, इसमें इसमें दिखा हुआ है, वैसे हम दिखा देते हैं आपको, देखिए इसमें देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या है देखिए,
यहाँ पर 1 2 दो कार्बन है तो दो को क्या बोलते हैं? एथिल। तो 3 नंबर पे तो एथिल जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे मेथिल। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वहां आप इस तरह से फंस जाएं कि चलो ये तो सर हमने पहचान लिया कि एथिल और मेथिल, लेकिन लिखना किसको है पहले, तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? आप चले जाएंगे अल्फाबेट्स में, ठीक है। अल्फाबेट्स में देखिए ए पहले आएगा तो एथिल, एम बाद में आएगा मेथिल, इसलिए उसको बाद में। तो लगभग इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाइए, जैसे कोई, जैसे ये आपके देखेंगे जब से हमने ग्रुप्स वगैरह पढ़े थे, वो अगर लगे हुए हैं तो ग्रुप्स के हिसाब से पूछ लेंगे। अब जैसे ये वाला देख लीजिए आप, 1 2 3 4 सबसे हाईएस्ट चेन यही बन सकती है। देखिए 1 2 3 4, अब देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे संभावनाएं थी, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें हमें उसको सबसे पहले नंबर देना है। फिर वही जो आईपीएससी में हम अल्फाबेट्स का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी वाला है ना। तो आइडो को किससे लिखेंगे? आइडो तो ये पहले आ रहा है इसलिए इसको 2 नंबर पे, 2 आइडो। 3 क्या है आपके पास? 3 थर्ड नंबर पे क्या है? 3 नाइट्रो, और 1 2 3 4 ब्यूटेन। 2 आइडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें देख लीजिए इसी तरह से 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे सर इधर से क्यों नहीं दिया, तो फिर वही मैंने भी आपको क्या बोला कि आपको अल्फाबेट के हिसाब से देखना है। तो क्लोरीन वाला जो है क्लो क, फिर उसके बाद फ, तो पहले क पहले आएगा, फ बाद में है ना, तो इसीलिए पहले इसको 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, और ये क्या हो गया? ब्यूटेन, ठीक है। आप लोगों के लगभग 5 से 7% चांस होता है ऐसा कुछ पूछ ले, लेकिन आना चाहिए, इसीलिए अपन ने इसको थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। अब हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा अब देखिए होमोलोगस सीरीज, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले 4-5 सालों में काफी देखे जा रहे हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और आप कितनी आसानी से पहचान सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। देखिए ये मुझे थोड़ा सा आपको अच्छे से करवाना है। होमोलोगस आप सभी जितने जुड़े हुए हैं इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। होमोलोगस सीरीज पूरी डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी है, सिंपल सी बता देता हूं। अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड है, समझ रहे हैं, तो उसमें सारे जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, एक आबंध वाले होंगे, वो सारे सजातीय श्रेणी में होंगे या होमोलोगस में होंगे। कहने का मतलब है अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं वो सब एक ही फैमिली के माने जाएंगे, होमोलोगस होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले हैं तो डबल बॉन्ड वाले एक ही फैमिली के होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ही होंगे। अब क्वेश्चन कैसे फंसाएगा वो देखिए, मैं आपको इस पे थोड़ा सा जगह मैं एक बार थोड़ा स्पेस करके थोड़ा समझाता हूं उसको। हाँ अब थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है, दे देगा निम्न में से होमोलोगस सीरीज को पहचानिए, ठीक है। अब मैंने 2 कार्बन लिए है ना, 2 कार्बन लिए। अब मैं यहां पर ले रहा हूं 1 2 3 कार्बन, है ना। अब अगले में मैं ले रहा हूं 1 2 3 कार्बन। अब उसमें से मैं क्या करूंगा, एक और चौथा कार्बन भी ले लूंगा, ठीक है। वापस से देखिए, एक में 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन, ठीक है। अब वो एग्जाम में पूछेगा कैसे, वो देखिए इन सभी का हाइड्रोजन देखिए, इसके पास एक इधर है तो इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, 3 और 1 4, है ना। सेम यहाँ पे एक इधर है तो 3 हाइड्रोजन, है ना, 3 और 1 4 होगी इसकी बैलेंसिंग पूरी। इस वाले कार्बन की देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो उसको इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 2 ही चाहिए ना। इसके भी देखिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 ही चाहिए होंगे ना। ये मेरी बात समझ में भाई, डबल बॉन्ड है तो 2 ही हाइड्रोजन, 4 की तो बैलेंसिंग करनी है, तो 2 इधर है तो 2 इधर, इसके लिए भी 2 है तो 2 इधर कर दिए। अब आ जाइए देखिए, ये जो बीच वाला कार्बन है 1 2 2 तो ऑलरेडी है तो इसको और कितने चाहिए? 2। इस वाले कार्बन में देखिए एक तो था ही, कितने चाहिए? 3। इसमें देखिए कितने चाहिए? 3। अब इनमें 4 देना चाहिए, इनमें आप क्या देखेंगे? इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो अब देखिए क्या व्यवस्था है। अब इनका जब हम लिखेंगे वो एग्जाम में लिख के कैसे दिखाएगा वो देखिए,
दो कार्बन है तो C2H6 इसका हो गया। इसका देखिए C2 और H कितने हो गए, 2 और 2 4। अगले में देखिए 1 2 3 कार्बन कितने हो गए, 3 3 कार्बन, और हाइड्रोजन देखिए 3 और 3 6 और 2 8 8 है। अगले में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 2 8 10 11 और 2 है ना, 2 13 13। एक बार मोटा मोटा देखिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको ये दे देगा कि इसमें से कौन सा सजातीय श्रेणी का उदाहरण नहीं है या होमोलोगस सीरीज का उदाहरण नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, ये तो आप लोग को वहां पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो डबल बॉन्ड दिख जाएगा, वो इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो आप गौर से देखिएगा, यहीं पे आप पकड़ लेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो C2 के साथ H6 आ रहा है, तो यहाँ पे C2 के साथ H4 कैसे आ रहा है। हाइड्रोजन जब भी कम होंगे इसका मतलब क्या है, वहां पर बॉन्ड बढ़ गया है, या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो अब आप क्या देखेंगे, ये सजातीय श्रेणी में नहीं है और ये मेरा आंसर होगा। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको होमोलोगस सीरीज पहचाननी आनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे ये सारे कितने थे, ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले थे, ठीक है। बस एक ये डबल बॉन्ड वाला था, तो इसलिए ये होमोलोगस सीरीज में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। अब ये उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चाहिए, जिसको डिटेल में आप लोगों को चाहिए आप देख लीजिएगा। इनमें भौतिक जो गुणधर्म होते हैं वो सामान्यतः क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक मतलब समझिए सीरीज वाइज होगा, थोड़ा चेंज होगा। हाँ 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 होगा, हाँ वो भी होमो में ही आता है ना। हाँ रिंबर से बिल्कुल, वो भी होमो में ही आएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण देखिए। रासायनिक गुण जब आप देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक जनरली वही नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जब भी आप कार्बनिक यौगिकों को जलाएंगे तो आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश उसमें से निकलेगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है, इसीलिए इनको जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा एवं प्रकाश ये हमें मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ अब ये कई बार ये जो नीचे वाली लाइन है इसको गौर से देखिएगा। अगर आपने देखा होगा गैस चूल्हे में कई बार है ना काला काला सा बर्तन काले होने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली वो जो उसके जो छिद्र हैं जहां से गैस निकल रही है, वो जो होल्स हैं उनके अंदर कचरा फंस जाता है। तो कहने का मतलब है जब उसको प्रॉपर है ना, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वायु की अगर पूरी आपूर्ति नहीं की जाएगी, पूरी आपूर्ति नहीं की जाएगी तो क्या करने लग जाएगा, वो काला धुआं देना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ इनको इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हाँ राकेश जी गुड इवनिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए, तो जब भी हम इसको देखेंगे ये ध्यान रखिएगा, अगर सीमित वायु की आपूर्ति की स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर अपूर्ण दहन से, अगर अपूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से अगर नहीं जलेगा तो कजली ज्वाला निकलती है, मतलब काले कलर की ज्वाला निकलती है, ठीक है। स्टोव और गैस के बर्नर में वायु के लिए क्या होते हैं, छिद्र, जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त, मतलब उसको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिससे वो अच्छे से जलता है ना। अब आगे आते हैं। हाँ अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एथेनॉल। एथेनॉल को जनरली अगर आप कमरे के तापमान पे देखेंगे तो द्रव अवस्था में मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा विलायक भी होता है ना, जिसमें जो जल में नहीं घुलते वो अल्कोहल में घुल जाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा विलायक होता है। इसके कुछ गुण आप थोड़े से ध्यान रखिएगा, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। देखिए कमरे के ताप पे ये द्रव अवस्था में होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा विलायक होता है ये, इसीलिए कफ सिरप, टॉनिक टॉनिक वगैरह इन सब में औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके, अगर इसको सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। क्यों करता है अल्कोहल, देखिए फिर वही फॉर्मूला Na
और ये रहा देखिए CH और ये OH, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। सोडियम भी क्या होता है, प्लस, ये यहां से ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है हट जाएगा, इसकी जगह Na आ जाएगा, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। आपको तो प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन आ जाए तो आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। माइनस की जगह ये वाला प्लस हट जाएगा, दूसरा प्लस आ जाएगा, बस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, कि गर्म करने पर इथेनॉल, निर्जलीकरण वाला एथीन बनता है। हाँ, ये वाला भी देख लीजिए एक बार। अगर आप गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को रखेंगे तो इससे हमें एथीन की प्राप्ति होती है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे H3 है, ये H3 में से H2 रह जाएगा, एक H यहां से आ जाता है, यहां से OH, तो ये H2O बना करके बाहर हो जाते हैं और ये दोनों हट गए, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, द्वि आबंध आ जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण होता है, मतलब इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये अल्कोहल था। अल्कोहल का, हाँ, ये देखिएगा, ये मोलेसस वाला जो है ये बहुत अच्छा है, आजकल पूछा जा रहा है ये भी कि ये जो गन्ने का जो रस होता है उसको मोलेसस कहते हैं, है ना। इस मोलेसस को क्या करते हैं, जब इसका किण्वन किया जाता है, किण्वन समझ गए ना, फर्मेंटेशन, है ना, करके अल्कोहल तैयार किया जाता है जिसमें पेट्रोल मिला करके ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गन्ना, गन्ने से मिला मोलेसस, इसका फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल जो है जो मिला उसको पेट्रोल में मिला करके, अभी शायद 7-8 महीने पहले, है ना, ये न्यूज भी आई थी कि अल्कोहल को अलाउ कर दिया गया है, 20% तक शायद अभी पेट्रोल में मिला के यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब है एथेनोइक। ओइक आ गया, मतलब COOH ग्रुप, ठीक है, एसिटिक अम्ल वाला ग्रुप अब आता है। इसका 3 से 4% जो होता है उसको सिरका कहते हैं, खट्टे के रूप में, है ना, अचार वगैरह में इनमें परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, सिरका। अब देखते हैं इसमें, अब एथेनोइक अम्ल का देखिए, इसको देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। ये क्या करता है, ठंडी के टाइम में जो एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, ये जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेसल ग्लेसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। हाँ, 20% राहुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसको देखिए एसिडीकरण, इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब भी एथेनोइक और अल्कोहल दोनों ग्रुप को मिला देते हैं, एथेनोइक और अल्कोहल ग्रुप को मिलाते हैं तो इससे हमें एस्टर भी मिलता है, मतलब एस्टर भी बनाया जा सकता है। कुछ नहीं करना है, फिर वही चीजें, यहां से H ले लेंगे और यहां से OH, इन दोनों को हटा दीजिएगा और उसको मिला दीजिए, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो एस्टर भी मिलता है। आपसे रिएक्शन फिर कह रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि एस्टरीकरण में क्या क्या यूज करते हैं, तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ये दोनों ग्रुप यूज करेंगे तो हमें एस्टर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और इसमें ये देखिए साबुनीकरण, साबुनीकरण की प्रक्रिया में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, 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 बिल्कुल 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 गलती है। अल्कोहल एक्चुअली आपको पता ही है कि अल्कोहल जो है, इवन जब आपने देखा होगा जो हम खाने की चीजें खाते हैं उनमें भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा चावल आपने ज्यादा खा लिया या कोई बासी चावल खा लिया या कुछ भी बासी जो चीजें होती है फर्मेंट हो जाती हैं वो, तो उनमें क्या अल्कोहल बनता है, ठीक है। उसी को फिर क्या करते हैं, ये वाइन इंडस्ट्री वगैरह में भी जो यूज करते हैं क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से उसको करते हैं। बट नेचुरल चीजों में भी होती है, लगभग जितने भी मीठी चीजें हैं उन सभी में फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बनने के चांसेस होते हैं, उनको यूज किया जाता है। अब ये साबुनीकरण हमने देखा, साबुन भी इससे हम बना सकते थे, ठीक है। अब ये अल्कोहल का एक बार और आया है, देखते हैं क्या क्या है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल संबंध होता है तो अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। मतलब OH ग्रुप आप ध्यान रखिए, OH अल्कोहल का क्या है, OH ग्रुप का जो है, अगर OH ग्रुप्स को हम कहीं पर भी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं, ठीक है। एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर इसके साथ HH लगे होते हैं,
तो किसी भी H को हटा करके उसकी जगह H को हटाना है आपको, H को हटा करके उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, OH। OH लगा दिया है ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे, फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उस फिनॉल के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, फिनॉल जनरली जो कार्बोनिक अम्ल भी होता है इसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है ना। हाँ, ये जो अपने फिनाइल जो होती है वो फिनॉल्स का ये फॉर्म है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि साफ सफाई वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन, नेक्स्ट है ईथर। ठीक है, अभी हमने ईथर को देखा, जैसे हमने बनाया था। ठीक है, कौन सा, जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलकर बने थे तो एसिडीकरण हुआ था, एस्टर जो बन रहा था वहां पर। सेम देखिए, जब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु एल्कोक्सी या OAR समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब इसमें आपको बीच में O देखने को मिलेगा, तो ईथर्स के लिए है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होगा। आप तो ग्रुप्स का बस ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड है तो उसमें CHO ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है, और कीटोन है तो मैंने अपने कल भी प्रैक्टिस की थी हमने, ध्यान है आपको, अगर पहले नंबर पे O है तो एल्डिहाइड होगा, दूसरे नंबर कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड O है तो कीटोन की फॉर्म में जाएगा। और कार्बोक्सिलिक हमने देखा COOH के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यह वसा, एल्केलॉइड, आयोडीन, रबड़ आदि विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नैफ्थलीन, इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, C10H8 होता है इसका, है ना। ये कोलतार से मिलता है और ये बहुत ही जहरीला होता है ना, कैंसर के भी चांसेस होते हैं नैफ्थलीन से, है ना। इसको थोड़ा सा ये वाला पार्ट कर लीजिएगा, ये कैंसर जनित भी है और ये जीवाणुनाशी के रूप में भी काम आता है। देखा होगा ना, नैफ्थलीन की बॉल कपड़े वगैरह में पुरानी जगहों पर डाल देते हैं ताकि वो जीवाणु वगैरह नहीं लगे। ठीक है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन नहीं हो कुल मिलाकर के। ठीक है, उनको हटाने में भी काम में आता है नैफ्थलीन की बॉल्स जो यूज करते हैं। ठीक है, टॉयलेट वगैरह में भी यूज किया जाता है। क्लोरोबेंजीन, इसका सामान्य सूत्र देख लीजिए, क्लोरो। अच्छा ये बताइए, क्लोरोबेंजीन में और हमने इधर एक देखा था, कौन सा था, फिनॉल, दोनों में क्या डिफरेंस है? फटाफट बताइए, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्लोरोबेंजीन और फिनॉल में क्या डिफरेंस था? क्लोरोबेंजीन और फिनॉल में क्या डिफरेंस है? हाँ फटाफट बताइए, कोशिश कीजिए। क्लोरोबेंजीन और फिनॉल में क्या क्या फर्क दिख रहा है आपको? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, सृष्टि जी का आया है, डॉक्टर आशीष का आया है, यस, फैजान जी, यस 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 यस, हाँ बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, कौन से ग्रुप का, हाँ बिल्कुल, यस, क्लोरीन का। यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, वहां पे OH जुड़ा हुआ था, है ना। यहाँ पे क्लोरीन है, वहां पे क्या था, OH था। ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए, जब भी आप बेंजीन में क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे फेरिक, ठीक है, फेरिक की उपस्थिति में, तो हाँ हाँ, फिनॉल, फिनॉल में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यह औद्योगिक स्तर पर बेंजीन द्वारा राशिंग विधि से बनाया जाता है, इसको फिर एनिलीन, फिनॉल वगैरह में आपको बहुत, मैंने वही कहा, क्लोरो बेंजीन अगर पूछ लिया, फिनॉल पूछ लिया, ज्यादा स्ट्रक्चर देगा आपको। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम देखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि ये CNG का आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चंस में इसके भी रहते हैं थोड़े से, इसके मेन पॉइंट एक बार देख लीजिए। इसकी खोज सबसे पहले 1926 में अमेरिका में की गई थी। ठीक है, विलियम हार्ट को कहा जाता है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है, विलियम हार्ट। ठीक है, 1800 में CNG का आविष्कार हुआ, 1800 में। ठीक है, इसके अलावा उच्च ताप पर, इसको क्या उच्च ताप पर क्या किया जाता है, कंप्रेस, संपीड़ित किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको प्रेशराइज करके कंप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें मुख्यतः क्या मिलता है, मीथेन, ये ध्यान रखिएगा, और अन्य हाइड्रोकार्बन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि ये एक तो सस्ता पड़ता है, देखिए, एक तो सबसे पहले सस्ता है, दूसरा ये रंगहीन, गंधहीन और गैस संक्षारक भी है। CNG को हर ग्रीन फ्यूल्स कहते हैं, तो आपको पता ही ग्रीन फ्यूल होता है ये। और इसमें जितनी भी हानिकारक गैसें बाकी जैसे पेट्रोल डीजल निकालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें ना के बराबर होती है। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 खत्म किया।
अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो क्या हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम सब थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी कोशिशें करेंगे। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, जब भी हाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस है तो ध्यान रखिएगा इसमें निकेल, डॉक्टर गोविंद साहब जी, निकेल का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए मुझे ये बताइए, फॉर हेल्दी रीजन कौन सा हाइड्रोकार्बन अच्छा रहेगा, संतृप्त या असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? हाँ, निकल का प्रयोग तो करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स के लिए कौन सा, सैचुरेटेड? डॉक्टर गोविंद साहब यस। और सैचुरेटेड के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड के कौन से हो सकते हैं? क्योंकि आप लोग बता रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के, तो उदाहरण भी इसकी कुछ अगर एग्जांपल्स अगर आप लोग भेजें तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ डॉक्टर राहुल प्रियंका जी अनसैचुरेटेड बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ खुशबू जी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल है घी, ठीक है। अनसैचुरेटेड में ऑयल, ठीक है। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड थीम, ठीक है टीना जी, बिल्कुल। हमने सैचुरेटेड कल पढ़ा था, संतृप्त सैचुरेटेड के लिए और असंतृप्त है ना अनसैचुरेटेड, ये था। तो सैचुरेटेड का हमने जब देखा था तो सिंगल बॉन्ड थे उसमें, जबकि इनमें क्या था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फैजान बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप सैचुरेटेड की बात करते हैं तो एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी फैट आते हैं वो सारा आता है, जैसे घी हो गया, ठीक है ना, मेनली जो एनिमल से हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो अब हम लोग क्या, आजकल का एक ट्रेंडिंग है कि हम लोग जो पराठे वगैरह बनाए तो घी में बनना चाहिए, फैमिली स्टेटस देखा जाता है बहुत ज्यादा, जबकि वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि आप सभी डॉक्टर्स हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट को अनहेल्दी कैटेगरी में रखा, सैचुरेटेड को अनहेल्दी कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होता है उसके सोर्सेस क्या हैं, नेचुरल। जैसे आप नेचुरल सरसों का तेल हो गया, है ना, या कोई भी जो नेचर से पाम ऑयल वगैरह जो सोयाबीन का आ रहा है, लेकिन प्योर, मैं इम्प्योर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मिक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड जो होता है वो हेल्दियर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर पकाने के बाद तो सैचुरेटेड जो फैट होता है वो और भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा समजात श्रृंखला नहीं है? ये तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप सभी बताएं, कौन सा इनमें से होमोलोगस नहीं है? मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई थी, कौन सा होमोलोगस नहीं है? ऐसे ऐसे नहीं, आप सब मुझे रीजन भी बताइए कि क्यों नहीं है वो, फटाफट। उल्फा, बिल्कुल खुशबू जी, बिल्कुल बिल्कुल। घी टीना जी हेल्दी है, मैं पकाने की बात कर रहा हूँ, है ना। नॉर्मली भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो सैचुरेटेड जो होता है वो बेनिफिशियल नहीं माना जाता है ना। गोविंद जी इसमें सी वाला आप बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या है सी का? क्या रीजन है सी का? ब्यूटीन, और बी, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट है। अच्छा ठीक है, और तीनों में से फैजान जी बिल्कुल। अगर आप गौर से देखेंगे तो CH4, C2H6, C3H9 ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, जबकि ये डबल बॉन्ड वाला है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है C4H9। अब आप पकड़ लिया आपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, कौन सी है? तो ये तो आपको इजी है, श्रृंखलन की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं हम? श्रृंखलन करना, ठीक है। एक से दूसरा जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा जुड़ेगा, तो श्रृंखलन की प्रक्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जब भी ये हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो
तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए निकेल और प्लेटिनम, ठीक है, निकेल और प्लेटिनम का यूज किया जाता है एज अ उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक के तौर पर इसका काम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हाँ डॉक्टर गोविंद साहू जी, हाँ हाँ हाँ, इसमें आपके पास ऑप्शन है, 0 है, 2 है, 4 है, 3 है। कार्बन परमाणु का बाहरी कोश, यस डॉक्टर गोविंद साहू जी, ए, हाँ हाँ हाँ, इसलिए विद्युत का उच्चालक होता है। अच्छा हीरे, हाँ, हीरे के हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में बोल रहा है ये, ठीक है। डायमंड का आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसमें कोई भी मुक्त नहीं होता, हमने कल भी डिस्कस किया था जब हमने बात की थी डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग, जिसमें से डायमंड जो होता है वो क्या होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है ना, इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। कारण क्या है? हाँ, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त समझ गए, अनसैचुरेटेड कौन सा है इनमें से? ब्यूटेन है, पेंटेन है, इथाइन है, प्रोपेन है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, यस डॉक्टर आशीष, राकेश की चांदी विद्युत की सुचालक होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, इनमें से, हाँ, ये सी, इसमें से इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कारण भी बताइए, कारण क्या है, कारण भी बताइए, कारण क्या है इसका? हाँ, कारण बताइए, आंसर तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि सी आंसर है, लेकिन कारण क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, आइन लग गया, कौन सा बॉन्ड है इसमें? आइन में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? आइन में डबल या ट्रिपल? ये श्रुति जी का सबसे पहले आया है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बताइए, हाँ हाँ, यस, ट्रिपल एस करके हैं, बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही है। यही तो ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊं, हमने चैप्टर किया, जब क्वेश्चन आप करते हैं तो चीज माइंड में आनी चाहिए। एन है, सिंगल बॉन्ड है, इन, ई एन, इन तो डबल बॉन्ड है, आइन आ गया तो क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाँ, अगला देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र। अब ये प्रोपेन का है, प्रोपेन C3H8 है, C2 है, C है और C4 है। अब इससे इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता शायद। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कौन सा होता है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। हाँ हाँ, एन, हाँ हाँ बिल्कुल, एन, यस यस डॉक्टर संतोष, एन आ गया तो सैचुरेटेड होगा वो। हाँ हाँ, प्रोप यानी 3 कार्बन, यस यस, वेरी गुड, हाँ 3 कार्बन, अब 3 कार्बन एक में ही है तो प्रोपेन का आणविक सूत्र हो गया वो, ठीक है। हाँ, अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? कल हमने एलपीजी का देखा था, मुख्य घटक क्या था? उसमें हमने दो चीजें देखी थी, ब्यूटेन और क्या देखा था हमने? बताइए, आंसर तो ब्यूटेन है, ठीक है, लेकिन एलपीजी के घटक हमने देखे थे, दो मेन थे। वो दो मेन कौन से थे? हाँ, क्वेश्चन 7 रह गया। हाँ, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, यस यस, वेरी गुड, खुशबू जी बहुत बढ़िया। मेघा गौर, मैथेन भी था, लेकिन मेन दो घटक कौन से थे? मेन दो घटक कौन से थे मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, कौन कौन से थे दो? यस, एलपीजी के प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यस। और इसमें ध्यान रखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन में जब रेशियो में आप जाएंगे तो ब्यूटेन का रेशियो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने इसका मुख्य जो लिया है वो ब्यूटेन को इसमें आंसर में लिखा है। यस डॉक्टर नरेश, यस यस, आरती जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं है? एलोट्रॉप कौन सा इनमें से कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? बाकी सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन एक इनमें से कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं है, कौन सा है? हम्म, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ब्यूटेन का, आरती जी बिल्कुल सही है, हाँ हाँ।
ऑक्सो कार्बन, क्योंकि देखिए डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, ठीक है। अच्छा, फुलरेन का कोई भी एक एग्जांपल बता दीजिए, कोई सा भी एक एग्जांपल फुलरेन का। C12, C13, C15, ऐसे कोई भी एक एग्जांपल बताइए इस फुलरेन का। फुलरेन का कोई भी एक उदाहरण। हाँ, सबसे पहले खुशबू जी का है, बिल्कुल। और मोस्ट स्टेबल, हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं फुलरेन का कोई भी एक उदाहरण, जैसे C15, C20, C30। हाँ, मेगा जी का आ गया, बिल्कुल। आरती जी वेरी गुड। हाँ, मतलब चल तो रहा है अब साइकिल घूमनी शुरू तो हुई है, बहुत आंसर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर गोविंद शाह जी, हाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, और कोशिश कीजिए। यस, कल हमने जब फुलरेन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शुरुआती 60 से, तो C60 है ना, ध्यान रखिए। C60 और उससे ऊपर जितना दे दे तो एग्जाम्पल में वो कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 60 या उससे ऊपर का दे तो ही वो फुलरेन का आएगा, ठीक है। C60 है ना, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए अगला आई गया इसमें, बकमिंस्टर फुलरेन है। बकमिंस्टर फुलरेन है कार्बन यौगिकों का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहु फलकीय संरचना से जुड़े हुए होते हैं। यानी 60 कार्बन होते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ले रहा हूं एक बार। हाँ, यहाँ देख लेते हैं, जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, और ये पंचभुज या षटभुज से बहुफलकीय संरचना में जुड़े होते हैं। फ्लोरीन का एक बहुलक है, या कार्बन का एक समस्थानिक है जो C14 से भारी होता है, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका आंसर बकमिंस्टर फ्लोरीन का क्या था कि एक ग्रुप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का क्या होता है, गुच्छा होता है ना। तो यहीं पर ही आपका आंसर लगभग बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि नीचे वालों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ध्यान आ रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करके हम उसको किस में बदल रहे थे? ऑक्साइड में। जब हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हम प्योर करेंगे, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। हाँ, भंजन, रोस्टिंग, रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, रोस्टिंग में एक चीज देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की जो क्रिया होती है उसको रोस्टिंग कहा। तो निस्तापन क्या था? निस्तापन क्या था? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज द कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या था, निस्तापन क्या था? देखिए, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कैल्सिनेशन, हाँ प्लीज देखिए, कैल्सिनेशन में क्या था? अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट दे रहे हैं तो निस्तापन क्या था? कैल्सिनेशन क्या था? ऑक्सीजन की एब्सेंस। नहीं 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 नहीं, नहीं। राधे 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 केशव कुमार जी, बहुत लेट आए आज आप, बट है ना, वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाँ, प्रियंका जी का सबसे पहले आंसर आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और रेणुका जी, यस, हाँ हाँ। और कोशिश करते रहिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, हीट, यस। देखिए, जब हमने रोस्टिंग देखा और कैल्सिनेशन देखा, इसमें सबसे मेन जो डिफरेंस था वो बस यही था कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। वो भी हीट होता है लेकिन वो बहुत ही कम, बहुत ही लो लेवल पे। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट की बात आई तो हमने वहां भंजन बोला, निस्तापन नहीं बोला। लेकिन अगर ये भंजन नहीं होता तो वहां पर निस्तापन भी आंसर होता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा सृष्टि जी, मैं कन्वर्ट तो कर रहा हूं ना। जैसे देखिए, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने बोला, प्रेजेंस में जब हम अयस्कों को गर्म कर रहे हैं तो किस में कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये बात हो रही है बस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं सहसंयोजी आबंध। कल हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, और दुर्बल, है ना, लेस कोवेलेंट बॉन्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, दुर्बल सहसंयोजी बंध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन से होते हैं जिनके कारण ये कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल।
ये तो ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड के कारण इनके अंदर क्या बदलाव देखे जाते हैं? हाँ, आयनिक बॉन्ड होगा तो चलिए ये बता दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? कोशिश कीजिए एक बार। हाँ खुशबू जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। अब कुछ लोग हाई कह रहे हैं, कुछ लोग लो कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड। हाँ फैजान जी, यस 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 यस, डॉक्टर राहुल, हाँ हाँ। ये चीज ध्यान रखिए, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनका जो, हाँ उनका काफी नहीं, उनका लो होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनका लो होता है ना, उनमें आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा हमेशा, ठीक है, फिर उनको तोड़ना आसान रहता है, ठीक है। अगला आते हैं कार्बन परमाणु के बारे में, C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? C6 से हाँ क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिएगा। ये आए या इसके अलावा कुछ और आए, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज भी करके मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन आपको जरूर समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग मैंने आपको बताया था, इसमें से काफी चीजें, हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यस हाँ, इसमें से मुझे बस ये बताइए, देखिए ये जो, ये क्या है और ये क्या है, तो हमने इसको पढ़ा था, ये क्या है, एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ये किस किस के इक्वल होता है, और एटॉमिक मास जो है वो किस किस के इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर मैंने समझाया था आप लोगों को कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किस किस के बराबर होगा? आंसर तो आप सभी को पता है, लिखा हुआ है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, लेकिन कारण क्या है? हाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एटॉमिक वेट, यस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मात्रा राकेश जी यस, मोनिका जी यस, डॉक्टर खुशबू यस, पी इक्वल्स टू एन, हाँ और हाँ हाँ बिल्कुल, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, 6 हाँ ठीक है। आया कैसे, वही वही बात हो रही है कि हम उसमें चेक कैसे करेंगे, कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एटॉमिक नंबर हमेशा ध्यान रखिए, जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होगा। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा और ये भी 6 रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसको निकालेंगे, ये जो एटॉमिक मास है, मास, ये किस किस से निकलेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो इसमें उन्होंने क्या पूछा है आपसे, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो जाहिर सी बात है, देखिए जैसे इसमें ये 12, अब देखिए इसमें से क्या है, एटॉमिक मास कितना है, 12, बराबर ये प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो जितने ये होंगे इतने ही होंगे ना, तो 6 और प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्लस का 6 कर दिया तो माइनस, तो 12 में से 6 माइनस हो गए तो कितने बचे आपके पास, 6 ही तो बचे, है ना। तो इसीलिए इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बट हम अब एक चीज और इसमें हम चेंज करते हैं, इसका बताइए मुझे, ये है क्लोरीन का 17 और 35, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों बताने, फटाफट बताइए इसमें। अगर ये आ गया प्रश्न, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, माइनस एटॉमिक नंबर, यस इक्वल्स टू न्यूट्रॉन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन 18, वेरी गुड खुशबू जी, बहुत बढ़िया, और हाँ डॉक्टर राहुल जी का भी आ रहा है, हाँ प्रगति जी ने, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हाँ देखिए मैं इस तरह से लूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करूंगा, हाँ इलेक्ट्रॉन पहला, आपका आंसर इलेक्ट्रॉन का पहला, दूसरा प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन होना चाहिए, वेरी गुड, हाँ हाँ गोपाल जी, रेणुका जी, हाँ सृष्टि जी, हाँ
हाँ प्रियंका जी बिल्कुल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रियंका जी आपने थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया, एक बार चेक कीजिए। आयशा जी यस यस, टीओसी यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीके त्यागी जी हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 हो गया एंड प्रोटॉन 18, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डॉक्टर राव, यस यस यस, तो लगभग ये आपको क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही होंगे, तो ये 17 है तो प्रोटॉन भी 17 ही होगा, और न्यूट्रॉन इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 18, तो 17 17 18, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 17 और न्यूट्रॉन हो गया आपके 18, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हमने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को क्लियर किया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोनिका जी हाँ बिल्कुल, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ मोनिका जी हाँ, वो मिसप्रिंट चल रहा था, ठीक है। तो ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लियर किए। कल हम इसमें हाँ 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 बिल्कुल 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 सही है फैजान जी आपका, बिल्कुल। तो कल हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5 5th नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, हर बार पेन कॉपी लेके बैठना है, चीजों को नोट करते जाइए। अगर पेपर में आप चाहते हैं कि आपका पेन नहीं रुके तो पेन को अभी चलाते रहिए, है ना। हाँ हाँ नोट्स प्रोवाइड कर दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी बिल्कुल। इंग्लिश के भी आपके तैयार हो रहे हैं, इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। पर कोई चार्ज नहीं होता, हाँ हाँ न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है डॉक्टर संतोष जी। तो मिलते हैं फिर कल अगले नए टॉपिक में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ शुभ रात्रि शुभ रात्रि।